Good evening, students. Let's start with the discussion of JEE Mains 2020 paper. Okay. तो जो पेपर का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं दैट इज 2 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर है. ठीक है. सारे 25 क्वेश्चन हमने ढूंढ लिए हैं कहीं ना कहीं से किस तरीके से एग्जामिनेशन में पेपर में क्वेश्चन आए थे. ठीक है ना. दीज आर ऑल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ कहीं ना कहीं हम गारंटी नहीं दे सकते यहाँ क्वेश्चन यही था, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके का एग्जामिनेशन में आया है. सो लेट्स स्टार्ट. So here's the first question. If a line 3x plus 4y is equal to k touching the circle, ये इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, आपको k की वैल्यू बतानी है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. आप एक सर्कल बना लेंगे. सर्कल पे टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है? सेंटर से उस पॉइंट पे डिस्टेंस या सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है. इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ. तो क्या हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू. अब देखो 1 और 4 5 यूटिलाइज हो गया है, तो एक कम है तो एक देना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा. तो रेडियस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. सेंटर कितना आ जाएगा? 1,2 आ जाएगा. तो लाइन पे अगर 1,2 से हम डिस्टेंस निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 3 × 1. ठीक है ना. क्या करते हैं? पॉइंट्स को लाइन में सब्स्टिट्यूट करते हैं अपॉन √(a² + b²). तो √25 आ जाएगा जो कि 5 बन जाएगा. और ये डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड है तो मॉड लिया जाएगा और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है. तो आपको क्या पता चला? 11 - k का मॉड जो है वो 5 के बराबर हो जाए. तो यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल लोगे. 11 - k की वैल्यू ±5 आ जाएगी. k की वैल्यू 11 + -5 विच विल बी 16 और 6. तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका. लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन. अब दिया हुआ क्या है? अगर ABC अरिथमेटिक मीन है सच दैट a + b + c 15 है, PQ और HM है जिसके बीच में रिलेशन दिया है, तो आपको नंबर्स बताने हैं दो नंबर्स के बीच में. तो वो दो नंबर्स ढूंढने हैं. तो मान लेते हैं x और y दो नंबर्स हैं जिनके बीच में अरिथमेटिक मीन ABC है. अब अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? जो रिजल्टेंट नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके AP में हो जाएंगे. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? x + y/2 इज इक्वल टू a + c/2 इज इक्वल टू b. अब मुझे पता है a + b + c 15 है. तो यहाँ से क्या पता चला? 2b मेरा a + c के बराबर है. तो 3b 15 हो जाएगा. तो b 5 हो जाएगा. अब b अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि x + y भी 10 हो जाएगा. अच्छा, अब x + y अगर 10 हो गया तो ज़्यादा सॉल्विंग की ज़रूरत नहीं है. आंसर आपका d आ जाएगा. तो दिस वाज अ फेयरली ईजीएस्ट क्वेश्चन जो हम बोल सकते हैं, सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज s. 3 टर्म्स का सम आपको s दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट इज 27. उनका मल्टीप्लिकेशन 27 के बराबर है. तो मिनिमम s की वैल्यू क्या रही होगी? तो अगर जीपी में 3 टर्म्स आप एज्यूम करते हैं तो कैसे करते हैं? a/r a ar. प्रोडक्ट के बारे में बात किया हुआ है तो a³ बन जाएगा इनका प्रोडक्ट और वो आपका हो जाएगा 27 के बराबर. तो a का वैल्यू 3 आ जाएगा आपके पास. सम की अगर बात करते हैं तो a/r + a + ar सम s के बराबर है, जो कि 3 अगर आपने कॉमन ले लिया तो 1/r + 1 + r हो जाएगा. तो यहाँ से क्या पता चला? 3 × r + 1/r + 1. अब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा. ये जो फंक्शन है ना IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. IIT JEE का फेवरेट फंक्शन है. कौन सा? फंक्शन x + 1/x. ठीक है ना. हमने रेगुलर क्लास में इसके ग्राफ भी बनाए. ठीक है ना. IIT JEE का फेवरेट है फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल. तो इसकी कम से कम वैल्यू 2 होती है. 2 + 1 3 और मिनिमम वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी. तो यहाँ से आप बोल सकते हो इसका कम से कम आंसर कितना होगा? 9 होगा. ठीक है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ले लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? इक्वेशन दिया हुआ है 6x² + 5x - 2. उसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा. तो आपको बताना है Sn का वैल्यू अल्फा की पावर n + बीटा की पावर n डिफाइन है. तो s की क्या रिलेशन मेंटेन हो जाएगी इन सब के बीच में? तो अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, इफ यू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, अगर मैं S6 निकालता हूँ तो S6 क्या होगा? अल्फा की पावर 6 + बीटा की पावर 6. अगर मैं S5 निकालता हूँ तो अल्फा की पावर 5 + बीटा की पावर 5. तो हम फर्स्ट ऑप्शन से ही शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 6α 6 + 5α 5 + 6β 6 + 5β 5. तो अगर आप थोड़ा सा क्लब करने की कोशिश करो, देखो क्या क्या कर सकते हो आप. अगर आप देखो अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो यहाँ से बोल सकते हो 6α² + 5α - 2 0 के बराबर है.
तो क्या पता चला, देखो यहाँ से थोड़ी हिंट मिलेगी, 6 5 इसके भी कोएफिशिएंट है, 6 5 इसके भी कोएफिशिएंट है, तो कुछ तो इसमें होने के लिए है ना हमारे पास चांसेस है। तो 6 अल्फा प्लस 5 होल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज वैल्यू ऑफ 2। तो पता क्या चला, 6 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 2 बाय अल्फा है। सिम बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से आपने अल्फा कॉमन निकाल लिया, अल्फा की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, तो 6 अल्फा, ठीक है ना, अल्फा की पावर 5 अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 5 निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा प्लस 5, और यहाँ से भी बीटा की पावर 5 निकाल लिया, तो 6 बीटा प्लस 5 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, अल्फा की पावर 5 2 बाई अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 इंटू 2 बाई बीटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा 4 प्लस 2 बीटा 4। तो अगर 2 आपने कॉमन निकाल लिया, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो आप बोल सकते हो S4 लिखा हुआ है, 2S4, तो ऑब्वियसली आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दिस वाज आल्सो अ फेयरली इजी क्वेश्चन, काफी पपलू क्वेश्चन था है ना, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग खर्च नहीं करना था। नेक्स्ट लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। ये हमारे रेगुलर क्लासरूम का क्वेश्चन है ना, और हर अच्छी किताब में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई भी मॉड्यूल उठा लेंगे आप तो आपको अच्छी से अच्छी किताब में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, बहुत सिंपल था, एन को आपको एक एन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो x माइनस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर x की पावर के साथ एक 1 डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप, तो अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 विल बी n। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2, ये अगर 820 के बराबर है तो बिल्कुल ये 41 इंटू 2 लिखा हुआ है 20, तो n इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 इंटू 40, यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ, n की वैल्यू 40 आ जाएगी आपके पास। सो दिस वाज आल्सो फेयरली इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और जिस बच्चे ने लिमिट चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसने कभी ना कभी इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली किया ही होगा। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का। अब स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, वेरिएंस बी का 216 दिया है, मीन 17 दिया हुआ है, तो अगर बी का मीन आप निकालते हो, अच्छा ए सेट देखो पहले, तो क्या 17 नेचुरल नंबर दिए, तो उनका अगर आप मीन निकालने की कोशिश करोगे तो ए का मीन निकाल सकते हो, बिल्कुल डेटा आपके पास अवेलेबल है। सो मीन ऑफ दीज नंबर्स वुड बी 17 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 17। ये मैं कैसे डायरेक्टली बोल पा रहा हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू एन प्लस 1/2, n की वैल्यू 17 डाल देंगे आप, 17 18/2, और डिवाइड बाय 17, बिकॉज मीन होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ से आपके पास मीन 9 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप क्या बोल सकते हैं, अब मुझे मीन ए का पता है, बी का मीन निकाल सकता हूँ। बी का मीन क्या हो जाएगा, ए टाइम्स एक्स बार ऑफ ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ, देखो हर एक्स की जो वैल्यू है जो यहाँ सिलेक्ट की गई है वो सेट ए से ली गई है, तो अगर मैं हर वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मीन भी ए से बढ़ जाएगा, और हर वैल्यू में बी ऐड कर रहा हूँ तो मीन में बी ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से आप बोल सकते हो कि 9a प्लस बी का वैल्यू 17 के बराबर है, तो ए बी में फर्स्ट रिलेशन आपके पास आ गया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस में होता क्या है, वेरिएंस में देखो ये आप प्रूव कर सकते हो, बट लॉजिकली चीजें बहुत समझेंगे आप तो आपका टाइम काफी ज्यादा बच जाएगा। वेरिएंस में होता क्या है, अगर आपने हर एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस जो है वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा गिवन सेट के रिलेशन में, और अगर आपने कुछ ऐड कर दिया तो वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज वेरिएंस इज नथिंग बट टेकन डिफरेंस फ्रॉम द मीन, ठीक है ना। तो अब होता क्या है इस केसेस में आपका, ठीक है, सी इफ यू डोंट नो दिस, आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन हमें अगर मालूम है तो हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ ए, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ बी इज ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ए, ओके। तो वेरिएंस ऑफ ए कैसे निकालेंगे आप, तो वेरिएंस ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ यू ऑब्जर्व वेरिएंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ स्क्वायर्स अपॉन मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। वेरिएंस ऑफ ए आप निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है ना। तो अब वेरिएंस ऑफ ए कैसे आप निकालोगे, आपके पास डेटा अवेलेबल है, सम ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो वो क्या हो जाएगा 17 2n प्लस 1 35 n प्लस 1 18 अपॉन 6, और n एक आ जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 35 माइनस समेशन ऑफ xi बाई n का होल स्क्वायर, तो ये मीन का स्क्वायर है, तो मीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीन आपके पास 9 था तो हो जाएगा 81,
सो इफ यू ऑब्जर्व 17 से 17 कट जाएगा, 6 3 हो जाएगा 105, 105 मतलब 19 और 5 24, तो ए का वेरिएंस 24 आ गया। तो वेरिएंस ऑफ बी कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर इंटू 24 एंड दैट इज गिवन टू एस 216। यहाँ से बहुत प्यार से ए का वैल्यू 3 आ जाएगा आपके पास। तो अगर आपने ए का वैल्यू 3 निकाल लिया है तो बी आपके पास -10 आ जाएगा। तो ए अगर आपके पास 3 आता है तो बी -10 आ जाएगा। कहाँ से आया बेटा, यहाँ से आ गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -10 + 3 = -7। तो अब ये निकाल लेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे जिनको डिफिकल्टी है कि सर आपने ये वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चों ने अगर प्रिपरेशन नहीं किया अच्छे से तो वो ये चीज़ नहीं बता पाएंगे कि वेरिएंस अगर एक टर्म ए से मल्टीप्लाइड है तो वेरिएंस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो फॉर दो स्टूडेंट्स मैं आपको प्रूफ भी बताता हूँ कैसे होगा। अब नोट कर लीजिए, देखिए होगा क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वेरिएंस होता क्या है, तो वेरिएंस ऑफ, अगर मैं ए की बात करूँ तो वेरिएंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, जैसे अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ, हर एक टर्म क्या लिखी गई है, हर एक टर्म मान लेते हैं एक्स लिखी गई है। तो यहाँ पे वेरिएंस क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे हो जाएगा समेशन, और किसके ऊपर समेशन होता है, दिस इज एक्स आई माइनस एक्स बार 1/n, और ये होता है होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो वेरिएंस का ही फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1/n समेशन ऑफ व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज नथिंग बट द टर्म्स विद चेंज, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके ये, एक्स माइनस एक्स बार कितना है आपके पास, अभी आपने मीन निकाला हुआ ए का जो कि 9 था, ठीक है ना। तो ये सिग्मा स्क्वायर ए के बराबर है। अब सिमिलरली सिग्मा स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/n। अब एक्स आई किसके बराबर है, देखो हर एक टर्म आपको ए एक्स प्लस बी के बराबर दी है, तो ये ए एक्स प्लस बी हो जाएगा माइनस एक्स बार। अब मीन अगर आपने देखा तो हमने इक्वेशन लिखा था मीन का, याद है आपको, क्या इक्वेशन लिखवाया था मैंने, अभी आपको लिखवाया इक्वेशन था देखो ये मीन आपको एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है ना, इट्स ऑल्सो गिवन टू यू। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 17 मीन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप बोल दोगे जैसे 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस 17 का होल स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन मैंने जो अभी आपको बताई थी, क्या इक्वेशन वो आपने निकाली थी 9a प्लस बी इज इक्वल टू 17, ये आपने मीन में से ऊपर इक्वेशन निकाली थी मीन ऑफ बी वाले से। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो b माइनस 17 किससे रिप्लेस हो जाएगा, -9a से रिप्लेस हो जाएगा, b माइनस 17, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ माइनस ऑफ 9a और ये ax है, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड a इज टेकन आउट, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हर टर्म a से मल्टीप्लाइड है तो मीन जो आप बोल सकते हो वेरिएंस, ठीक है ना, मीन भी a से मल्टीप्लाई होता है लेकिन वेरिएंस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है, और कुछ अगर कॉमन एडेड है तो वो वेरिएंस में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। इस तरीके से हमने बता दिया कि ये जो रिजल्टेंट है, देखो दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ a वेरिएंस ऑफ b, ठीक है ना। तो ये रिलेशन मैंने आपके लिए प्रूव कर दिया, ओके ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज इजीएस्ट क्वेश्चन बट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में क्या दिया है, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी एंड मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 82, देन फाइंड मॉड ऑफ अल्फा। अब प्योरली इमेजिनरी होता है, इसका मतलब क्या है, जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको आप मान लो ओमेगा इज रिटन एज z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा। तो प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 0। प्योरली रियल में क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार, ठीक है ना। प्योरली इमेजिनरी में ओमेगा प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 0 होता है। तो z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा नेगेटिव ऑफ इसका कंजुगेट, z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा का कॉन्जुगेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, z प्लस अल्फा कंजुगेट, ठीक है ना। तो z प्लस अल्फा कंजुगेट मल्टीप्लाइड विद z माइनस अल्फा इज नेगेटिव ऑफ z माइनस अल्फा का कंजुगेट इनटू z प्लस अल्फा, ठीक है। जहाँ पे z और अल्फा जो आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है ना, z और अल्फा यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर z और अल्फा मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा z बार, नेक्स्ट क्या आ जाएगा प्लस अल्फा z माइनस अल्फा z बार माइनस अल्फा अल्फा बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ z बार, और दूसरा आपके पास आ जाएगा प्लस z बार अल्फा माइनस अल्फा बार z
और ये आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा अल्फा बार। ठीक है ना। अब होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से जेड जेड बार होता क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर। अब अल्फा जेड अगर आप देखो यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे जेड बार था, ठीक है ना। तो अल्फा जेड बार और अल्फा जेड बार, ठीक है, ये वाला जो था आपके पास अल्फा जेड बार अगर होगा तो वो नेगेटिव के साथ होगा। दिस इज एक्चुअली अल्फा बार जेड। ठीक है, ध्यान से क्लब करो, ठीक है ना। तो अल्फा बार जेड और अल्फा बार जेड अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये माइनस अंदर जब जाएगा तो प्लस बन जाएगा। व्हेन दिस गोज माइनस इनसाइड दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस एंड प्लस। तो अल्फा बार जेड कट गया, अल्फा जेड बार नेगेटिव नेगेटिव ये भी कट जाएगा। तो होगा क्या, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 मॉड जेड का स्क्वायर। अल्फा अल्फा बार हो जाएगा 2 मॉड ऑफ अल्फा द होल स्क्वायर। तो पता चला मॉड जेड मॉड ऑफ अल्फा के बराबर है। तो अगर मॉड जेड की वैल्यू 82 दी है तो मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू भी 82 हो जाएगी आपको। ठीक है, दिस वाज आल्सो एन इजी क्वेश्चन। ओके, डायरेक्टली हमको पता है जब भी प्योरली इमेजिनरी होता है तो इसके अलावा आपको चीज करते नहीं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अच्छा, ये भी बहुत बोल सकते हो फेमस एक्सप्रेशन है। कौन सा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो ये जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब उनको पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ हमेशा बताई जाती है। इवन हम अपने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा को जब भी आप रिप्लेस करने की कोशिश करते हो तो करते कैसे, इसको हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं और वहां से कंक्लूजन निकालते हैं। तो लेट्स डू इट। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा प्लस अयोटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा माइनस अयोटा कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस अयोटा कॉस को लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब होगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और एक 2 से भी मल्टीप्लाइड यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर आप ओपन करेंगे तो क्या जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 2 अयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो सब में से 2 2 कट हो जाएगा पहले तो। और क्या क्या कॉमन आउट निकाल सकते हो, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 निकाल सकते हो आप। तो कॉस इसमें से कट जाएगा और एक पावर कॉस की इधर से भी कट जाएगी। तो जो आपके पास अभी एक्सप्रेशन बचेगा वो एक्सप्रेशन में क्या बचेगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 प्लस अयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस अयोटा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब इस एंगल को आप एक काम कर लो ना, अल्फा ले लो। तो क्या लिखा है, ई रेस टू अयोटा अल्फा, और नीचे वाले को क्या लिखा है, ई रेस टू माइनस अयोटा अल्फा। ये 2 ई रेस टू 2 आयोटा अल्फा हो जाएगा, और पावर में 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ई रेस टू 6 अयोटा अल्फा हो जाएगा। अब ई रेस टू 6 अयोटा अल्फा, अल्फा क्या था, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 था। सो लेट्स मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, थीटा किसको लिया है वो भी हम रिप्लेस करेंगे। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 6 पाई बाई 4, दैट विल बी 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ 3 थीटा। ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा कॉस ऑफ दिस, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, अब अगर ध्यान से आप समझो, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, तो cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस ब्रिंग्स बैक u इनटू दिस क्वाड्रेंट, तो आ जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा। ओके, अब 3 पाई बाई 2 माइनस कर रहे हैं मतलब नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आयोटा cos ऑफ कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, वापस से cos ऑफ 3 थीटा। अब थीटा अगर आप देखो तो आपने 2 पाई बाई 9 लिया है, तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई 3
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2π/3 वापस से आ जाएगा, माइनस आयोटा कॉस ऑफ 2π/3. नाउ इफ यू सी व्हाट इज साइन ऑफ 2π/3, तो साइन 2π/3 होता है साइन ऑफ π/3 विच इज माइनस ऑफ विच इज प्लस √3/2. तो यहाँ पे माइनस ऑफ √3/2 कौन सा है, ये है एक ऑप्शन ए और सी. तो हमारे पास फाइनल में बन रहा है माइनस √3/2. अब cos ऑफ 2π/3 होता है माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा/2. तो माइनस √3/2 प्लस आयोटा/2. सो ए इज द करेक्ट आंसर. सो एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज बिट लेंथी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आपको फील हो सकता है, लेकिन बिल्कुल प्रोसीजरल है. कोई स्टेप में आपको कुछ भी अपना मैनिपुलेशन नहीं करना है. सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी थी, जो क्रूशियल स्टेप है, जो बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो यही है कि 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूलाज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और वो कॉमन चीज बाहर कैसे निकालेंगे. ठीक है, ये हम अपने रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाते हैं आपको. ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे बहुत जगह यूज होता है, तो ये मैग्नीट्यूड बताने के लिए बहुत काम आता है. तो कोई अगर आपसे इससे पूछा कि भैया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो मॉड z कैसे बताओगे आप. तो इस फॉर्मूला में अगर इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से जब कॉस ऑफ दिस एंगल कम्स आउटसाइड, और यहाँ पे क्या बनता है, सिस बन जाता है. ठीक है ना, कॉस बाहर आ जाता है और सिस बनता है, सिर्फ अगर न्यूमरेटर होता है. तो ये मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और यहाँ से आपका आर्ग्यूमेंट आता है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और मैग्नीट्यूड जब हमें बताना होता है, तो ये टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज आल्सो वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो अ वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान और बहुत फेमस है. जिस बच्चे को सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया जाता है, या जिस बच्चे को 11th में भी केवीपीवाई का अगर प्रिपरेशन करवाया जाता है, ठीक है ना, तो हम ये बिल्कुल बताते हैं हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है. और ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, एनी बुक यू फाइंड इट आउट, एनी मॉड्यूल यू टेक. ठीक है ना, कोई भी बुकलेट आप ले ले, तो ये फॉर श्योर क्वेश्चन आपको मिलेगा और पढ़ाते ही. ठीक है ना, हर टीचर इस तरीके का क्वेश्चन करवाता ही है. हमारे क्लास में तो ये क्वेश्चन हम एग्जैक्ट ये क्वेश्चन किया हुआ है बच्चों ने. ठीक है ना. अच्छा, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखो. ये आपको पता है कब क्या बनता है, ये x माइनस वाई से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो चेन रिएक्शन टाइप हो जाएगा. क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सारे के सारे क्लब हो जाएंगे, x4 माइनस वाई 4, है ना. और बचेगा क्या, 1/x माइनस वाई बचेगा. ठीक है, तो सारों के फर्स्ट टर्म ले लो, तो एक्सप्रेशन हो गया 1/x माइनस वाई. ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड इट गोज ऑन टिल इनफाइनाइट टर्म्स. माइनस बाहर ले लिया आपने, ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड इट गोज ऑन इनफाइनाइट टर्म्स. तो a/1 माइनस आर, b/1 माइनस आर, 1/x माइनस वाई. ठीक है ना. बस करना क्या है, एलसीएम ले लो आप यहाँ से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आफ्टर दिस स्टेप विल बी टेकिंग एलसीएम. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ वाई, और एक 1/x माइनस वाई बाहर ही है. अब देखो, जब इसको आप ऊपर ओपन कर रहे हो तो क्या बन रहा है आपके पास, द एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और एक्स माइनस वाई. तो अगर आप न्यूमरेटर थोड़ा सा फैक्टराइज करने की कोशिश करो, तो देखो इसमें से और इसमें से एक्स माइनस वाई एक बाहर निकल लेगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वाई बचेगा. दूसरा माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर वाई, और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर था, तो इसमें से भी एक्स वाई निकाल लोगे तो एक्चुअली प्लस एक्स वाई बाहर निकलेगा. ठीक है ना. देखो यहाँ से अगर आपने क्लब कर लिया, तो ये बन गया था, यहाँ पे प्लस था, दिस वॉज प्लस. ठीक है ना. तो अगर आपने एक्स वाई कॉमन निकाल लिया यहाँ से माइनस के साथ, तो एक एक्स माइनस वाई बचेगा, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा. तो एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई बचेगा आपके पास. ठीक है ना. तो ऑप्शन देख लो आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन. और ये एक्स माइनस वाई एज अ फैक्टर कट आउट हो गया. ठीक है ना. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. दिस इज यू कैन से बोल सकते हैं बच्चों को आंसर भी रटा हुआ होगा इसका. ठीक है ना. जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी करी है उनको तो इसका आंसर भी रटा हुआ होगा. ठीक है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट 8 वैल्यू 8 एट x इक्वल टू 1 और मिनिमम वैल्यू उसकी 6 दी हुई है x इक्वल टू 2 पे. तो पॉलिनोमियल 0 पे वैल्यू आपको बतानी है. तो भाई आपको बताया हुआ है डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम मिनिमा के जो पॉइंट्स पॉसिबल है वो दो ही पॉसिबल है और दोनों दिए हुए हैं. तो आप भाई देर किस बात की, p डैश x लिख दो ना आप.
मतलब अल्फा टाइम्स लिख लो x माइनस 1 और एक लिख दो x माइनस 2, तो p ऑफ x कितना हो जाएगा आपके पास? क्यों, ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे p डैश x 0 हो रहा है तो उसके फैक्टर हो गए ना, तो ये लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, ठीक है ना। और मान लेते हैं प्लस c, एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं। क्यों, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड करना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसने बोला क्या हुआ है, वैल्यू दी हुई है भाई, x इज इक्वल टू 1 पे 8 वैल्यू है, तो 1 पुट कर लो, क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 8। तो एक एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बन गया, दिस विल गिव यू 6 और ये आ जाएगा 2 और 9 माइनस 7 और ये 12, तो 5/6 अल्फा आ जाएगा यहाँ पे प्लस c इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन आपके पास ये आ गया। आपको p ऑफ 0 ढूंढना है, तो बेटा आपको सिर्फ c ढूंढना है क्वेश्चन में, ज्यादा मेहनत मत करना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है, बताया हुआ है कि x इक्वल टू 2 पे आंसर 6 है, तो अल्फा x इज इक्वल टू 2 डाल के देखो, तो अल्फा इंटू 8/3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 4, तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो 3 इंटू 2 बचेगा इंटू 4, तो क्या हो गया 8/3 माइनस 2 प्लस 6 प्लस c इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया 2/3 अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, 5/6 अल्फा प्लस c, 2/3 अल्फा प्लस c, एक की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से आप लोग निकाल लोगे मेरे हिसाब से ना, कर लोगे। ओके, सो वंस यू सॉल्व इट फ्रॉम हियर, आपके पास अल्फा का वैल्यू 12 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर डालो और c का वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी फेयरली बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अ प्लेन पासेस थ्रू 2 1 2 एंड 1 2 1 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x इज इक्वल टू 3y z इज इक्वल टू 1, देन प्लेन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। अब ये लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है इस तरीके से, तो इसको समझेंगे कैसे आप, पहले तो एक चीज समझो, मान लो लाइन की इक्वेशन हमने समझ ली कि हाँ ये लाइन की इक्वेशन मुझे दी है, तो प्लेन पास कर रहा है 2 पॉइंट से, आपको वो पता है, तो आपको बताना है प्लेन कहाँ से पास होगा। तो प्लेन कहाँ से पास होगा बताने के लिए हम ऐसा बता सकते हैं, प्लेन का अगर मैंने इक्वेशन निकाल लिया तो मैं पॉइंट सेटिस्फाई करवा लूंगा। तो प्लेन का जो मुझे इक्वेशन निकालना है वो निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक पॉइंट अवेलेबल है, तो मैं वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा प्लेन की इक्वेशन के लिए। अब एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो बेटा नॉर्मल वेक्टर आप कैसे निकालोगे, तो आपको एक प्लेन दिया हुआ है जिसके अंदर 2 पॉइंट दिए हैं, तो वहां से एक वेक्टर जनरेट होगा और एक प्लेन के पैरेलल लाइन है, इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे एक नॉर्मल मिल जाएगा जो प्लेन के नॉर्मल होगा, इन लाइन के नॉर्मल होगा, मतलब प्लेन के भी नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल वेक्टर आपको मिल जाएगा। और नॉर्मल वेक्टर मिल गया, पॉइंट मिल गया, प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट, कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से एक वेक्टर मिल जाएगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये वेक्टर कैसे निकालोगे। 2 - 1 आ जाएगा 1 - 1 1, ठीक है ना। मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक ए बी वैक्टर आपने निकाल लिया, ए बी वैक्टर आपके पास आ गया 1 - 1 1। ओके, इसको नोट डाउन कर लो आप। नेक्स्ट, अब ये लाइन की इक्वेशन को इन्फर कैसे करना है, तो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी में गई थी कि सर ये लाइन की इक्वेशन हम इंटरफेयर कैसे करें, ठीक है ना, कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है ना, बेस्ट वर्ड। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन को हम इंटरप्रेट कैसे करें, बच्चों का सबसे ज्यादा कंसर्न यही था। सो लेट्स अंडरस्टैंड। मान लो आप क्या कर लो, x को 0 ले लो, तो y 0 इसको सेटिस्फाई करेगा और z की वैल्यू तो 1 है, तो इस लाइन के ऊपर 1.00, 1 आपके पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू मान लेते हैं 3 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर जाएगी और 1 आ जाएगा ये। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, दिस इज लेट्स से पॉइंट p, दिस इज पॉइंट q। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट p आ गया, एक पॉइंट q आ गया, तो क्या मैं यहाँ से लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखी जाएगी लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है L इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, ठीक है ना। a मतलब कोई एक पॉइंट ले लो आप, तो लेट्स से वो पॉइंट है 0 0 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, बी वेक्टर इज नथिंग बट दोनों से बनने वाला वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा 3 2 0। कैसे बन गया, पी क्यू वेक्टर बना लो ना आप, तो आ जाएगा 3 2 और 0,
ठीक है ना, तो वो ये कैसे लिखा जाएगा 320। अब इसको अगर हमें लिखना है तो एक चीज ध्यान से समझो, 320 ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर, अरे बेटा अब इसको ज्यादा लाइन को ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना है ना, पूरा लाइन पे अपने को थीसिस नहीं करनी है। 320 ये पैरेलल टू गिवन लाइन है, एक्चुअली लाइन ही है, वहां से हमने 2 पॉइंट से निकाला है, तो ये लाइन की इक्वेशन का एक पैरेलल वेक्टर है, एक पार्ट है वो लाइन का, और ये प्लेन के पैरेलल है, तो एक वेक्टर 320 मिल गया। एक वेक्टर जो 2 पॉइंट से बना हुआ था वो था 1 -1 और 1, तो आपको 2 वेक्टर मिल गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जनरेट हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना आप, ये नॉर्मल वेक्टर आपको मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। इतना अगर हमने काम कर ही लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर आपने अभी नॉर्मल वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे, आई जे के, एक वेक्टर हमने निकाला था 1 -1 1, और क्या निकाला 320, तो यहाँ से आप क्या कर लोगे 2i कैप, और आ जाएगा माइनस ऑफ जे माइनस ऑफ 3 प्लस 5k वेक्टर है ना, 5 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो ये एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल टू द प्लेन है आपके, ठीक है ना, दिस इज नॉर्मल वेक्टर टू योर प्लेन। तो अब आप क्या बोलते हो, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। लिख दो, a इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ से प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, नॉर्मल वेक्टर आपके पास अगर आप देखो तो ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये एक्चुअली बेटा -2 आ रहा है ना, देखो एक बार, ठीक है ना, ये -2 आ रहा है, आई कैप हट गया तो दिस इज -2, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल वेक्टर आपके पास -2 3 और 5 आ रहा है, ठीक है ना, -2 3 और 5 हो जाएगा, -2 इंटू एक्स माइनस, कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो, ये वाला ले ले, 2 1 2 ले लो, एक्स -2 प्लस 3 इंटू वाई -1 प्लस 5 इंटू जेड -1, सॉरी जेड -2 2 1 2 है ना, इज इक्वल टू 0। जब इसको ओपन कर लोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जानी चाहिए, देखो ना, -2x 3y 5z है, तो 2x आ जाएगा, माइनस ऑफ 3y आ जाएगा, -5z आ जाएगा, और -2 है ये 4 हो जाएगा, 4 -3 -10 -9, यहाँ पे आ जाएगा +9, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। अब करना क्या है, बस पॉइंट उठाओ, सब्स्टिट्यूट करो, आपका काम खत्म, ठीक है ना। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन वेक्टर 3D का पूछा इन्होंने, और ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ओके चलिए, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट, तो एरिया एनक्लोज बाय द गिवन रीजन, तो अब इस क्वेश्चन देखो, ये तो ट्रिवियल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ट्रिवियल मतलब ये क्वेश्चन बच्चों को रटा दिया जाता है, तो बेटा ये क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन में फॉर श्योर आने ही वाला है। अब ये देखो, mod x mod y by 3, तो इसकी मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, देखो होता क्या है, पहले तो आप x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन की लाइन बना लो, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 2,0 0,3, तो आपने लाइन बना ली, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, इसका कर्व को स्केच कैसे करना है, लाइन बना दी, x की जगह mod x, होता क्या है, जब आप x की जगह mod x करते हैं तो नेगेटिव पार्ट x का इरेज होता है और उसका रिफ्लेक्शन आता है, ये ग्राफ आ जाता है, ठीक है ना। तो अब जो ग्राफ बना है वो ये वाला पिंक से मैंने बना दिया, दिस इज द ग्राफ, ओके, सिर्फ इतना ग्राफ बनता है, नेगेटिव पार्ट इरेज, टेक इट्स रिफ्लेक्शन, ओके। अच्छा, अब आप मुझे पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, सॉरी, ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया ये होता है मॉड ऑफ y के लिए, हमने y इरेज करा, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टू बी डन फॉर मॉड ऑफ y। आप मुझसे अभी पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ y को मैंने इरेज करा और उसका रिफ्लेक्शन ले लिया एज इट इज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा देखो, पॉजिटिव y की जो वैल्यू आ रही थी वही नेगेटिव में भी अभी रिफ्लेक्ट करने लगेगी, नेगेटिव में भी वही पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही थी वो भी नेगेटिव पार्ट में वही हमको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेगेटिव पार्ट ऑफ x को इरेज करूंगा और पॉजिटिव x का नेगेटिव में रिफ्लेक्शन लूंगा, तो वो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, ये मॉड ऑफ x का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि हम करते क्या है, हम नेगेटिव पार्ट ऑफ x को इरेज करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं पॉजिटिव पार्ट में। अच्छा, और एक ट्रिक हम बताते हैं, क्या ट्रिक बताते हैं, देखो, जो मॉड ऑफ y ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसकी वजह से अब अस्तित्व में जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है, तो ये रियलिटी चेक है आपके लिए। तो जैसे पहले मैंने ये बनाया था
फिर मॉड लेके ये बनाया। तो अब अगर आप देखो ये वाला जो कर्व है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर्व बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों? वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर जाएगा, है ना। एक एक्स के लिए 2 वाई के आंसर आ गए। तो अब जो आपके पास रीजन है वो ये रीजन है बेटा, देख लो, ठीक है ना। ये ग्रीन से मैंने बना दिया, दैट्स द फाइनल रीजन दैट यू हैव विद यू। तो अगर अब आप पॉइंट्स को नोटिस करोगे, ये -2,0 पॉइंट है और ये 0,-3 पॉइंट है। अब जो आपके पास दूसरा दिया हुआ है ये इलिप्स दिया हुआ है। अच्छा, ये रीजन कौन सा है? ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो, इफ यू सब्स्टिट्यूट 0,0 तो इज 0 ग्रेटर देन 1? नो। तो जो रीजन की बात हो रही है वो बाहर वाले रीजन की बात हो रही है। सो दिस इज आउटसाइड दिस क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ, अब बहुत ध्यान से समझना। अब होगा क्या आपके पास अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इलिप्स है। इलिप्स कैसा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है ये, जहाँ से ऐसे पास होगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा फिगर हमारा ऐसा बना है, बट ये एक वर्टिकल इलिप्स है, ठीक है ना। ये 2 के कंपैरिजन में ये ऐसा इलिप्स होगा। क्यों? 2 के कंपैरिजन में 3 थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है ना, तो ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। अब इलिप्स का कौन सा रीजन दिया हुआ है? लेस देन वाला रीजन दिया है, मतलब अंदर वाला पार्ट। दिस इज द शेडेड रीजन व्हिच आई नीड टू फाइंड, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? जैसे यहाँ पे अगर मैं शेड करके दिखा दूं तो ये रीजन का एरिया आपको निकालना है। तो आपको क्या पता है एरिया ऑफ, देखो इसमें से कैसे निकालोगे? इलिप्स का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो इलिप्स -4 ट्राइंगल भी बोल सकते हो, ट्राइंगल बन रहे हैं। ये 3 हाइट है, ये 2 है, तो एक का एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 3 इंटू 2, तो 3 यूनिट का एक एरिया है, तो टोटल 12 घट जाएगा। इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, पाई 3 इंटू 2 6, तो कितना आ जाएगा? 6 पाई -12। सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब सबसे बोल सकते हो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था इसमें आपको, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर। अब पीएनसी जिसने पढ़ा हुआ है, तो पीएनसी में डिक्शनरी तो बिल्कुल पढ़ाया जाता है, मदर वर्ड आपको निकालना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता हूँ। जब मैं मदर को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूँ तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ? लेट्स राइट मदर, यस। तो मदर के अरेंज हम करते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ई, फिर उसके बाद आ जाएगा एच, फिर उसके बाद आ जाएगा एम, फिर ओ, ठीक है ना, फिर आर, फिर टी। ओके, तो अगर ई से हम शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 4 5 120 शब्द ई से बन जाएंगे, एच से 120 लेटर्स बन जाएंगे, एम इज अ वर्ड विच इज रिक्वायर्ड, एम हमें चाहिए, ठीक है ना। ई को कट नहीं करना है, ई को रखना है आपको। नेक्स्ट फिर आप ई से शुरू करेंगे, तो फिर आपके पास 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स बन जाएंगे, एम एच अगेन 24 वर्ड्स बन जाएंगे, फिर एम ओ आपको चाहिए, फिर एम ओ ई 6 शब्द, एम ओ एच 6 शब्द, एम ओ आर 6 शब्द, फिर एम ओ टी, यस टी आपको चाहिए, फिर आ जाएगा एम ओ टी ई 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ओके। फिर एम ओ टी ई अब आपने यूज कर लिया, ई नहीं चला तो एच आपके पास गए, तो एच हमको चाहिए था, फिर ई के पास गए, फिर आर के पास गए, तो ये यहाँ पे एंड कर जाएगा। तो 120 120 240 24 24 298 310 316, ये देखो 120 120 240 288 300 306 308 और 309, ये 309 आपका बन रहा है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब ये तो केक वॉक है ना, इसमें कुछ करने जैसा ही नहीं है क्वेश्चन के लिए। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। sin इनवर्स 6x प्लस sin इनवर्स 6√3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2 इज। देखो अब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, आप चाहो, ठीक है ना, अच्छे अच्छे धुरंधर से धुरंधर खिलाड़ी जो होते हैं एग्जामिनेशन में, बिल्कुल लगाते बैठेंगे फॉर्मूला। अरे कोई बोलेगा भाई एक्स की जगह आप क्या कर दो, -t सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना, तो पूरा एक्सप्रेशन में से नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई बताएगा ऐसे। दूसरा अगर कोई आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बच्चे सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ -1, फिर साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y का फंडा लगा देंगे, ठीक है ना। आपको ज्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं है, लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, वैल्यू उठा के डाल दो। मान लो 1/12 डालता हूँ, ठीक है ना, मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? हाफ, प्लस साइन इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा?
रूट ऑफ 3/2 कितना आ जाएगा, π/6, π/3। तो अरे बिल्कुल π/2 आ गया ना, लेकिन अपने को तो -π/2 चाहिए था यार, ठीक है ना। तो -π/2 कब आ जाएगा, जब पूरी की पूरी वैल्यूज नेगेटिव चली जाए। सीधा सीधा सी आंसर, कुछ करना नहीं है, लॉलीपॉप। ज्यादा दिमाग खर्च किया, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। रादर देन दिस किसी और सब्जेक्ट में टाइम काम आ जाएगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन टू द प्लेन दिस। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो आप, एक्चुअली तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक जनरल आइडिया बच्चे फॉलो करते हैं वो ये दो बहुत फेमस मेथड्स है। पॉइंट आपको पता है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो करते क्या है, जैसे 1 3/2 और 2 है, ठीक है ना। तो पॉइंट को पुट कर दिया, 2 1 -2 टाइम्स 3/2 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस 5 ax प्लस by प्लस cz प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 8 और 16 24, तो 24 आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आप निकाल लोगे। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालूं क्यों, पता है, ये निकाल के हमने गलती कर दी, निकालना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि सब में √6 है, ठीक है ना। बट ठीक है, निकालने के लिए हमने निकाल दिया। अभी बच्चों ने जो डेटा हमें दिया है कि सर इस तरीके का पेपर आया था, इस तरीके का क्वेश्चन बना था, तो उस वहां से हमने इन्फर किया है। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको देखो बहुत आसानी से, तो 4 2 8, 8 और 5 13, 13 और -5 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास 2 -3 माइनस, अच्छा 15 -3, तो 12 अपॉन √24 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये √12 अपॉन √2 आ जाएगा, तो √6 आ जाएगा। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए था। नेक्स्ट, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब हमें निकालना होता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का भी तरीका है। देखो, इसको कैसे निकाल सकते हो, दो तरीके से, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c इज इक्वल टू -ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a² प्लस b² प्लस c²। ये फॉर्मूला होता है। पुट करो x1 y1 z1, बिल्कुल प्यार से उठा लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास। दूसरा एक मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसको कैसे करते हो। बच्चे देखो, ये मेथड मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये मेथड्स मैंने स्पेशली इसलिए चूज करे क्योंकि बच्चों को ये ज्यादा आसानी से समझ आते हैं और उनको लगता है कि हाँ यार ये मेथड तो अच्छा है। अब 1 3/2 और 2 है, ठीक है ना। इधर से मैं एक चीज ऐसे बोल सकता हूँ, क्या ये प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -2 और 4, दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। ओके, अब किसी भी पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है ना, किसी भी अगर मैं पॉइंट को चाहूँ तो इसको मैं इसके अंदर ले सकता हूँ। सो आई कैन टेक एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। अब एनी पॉइंट ऑन द प्लेन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो कोई भी पॉइंट इस प्लेन में हम कैसे ले सकते हैं। देखो, हम एक काम करते हैं, लाइन है मान लो, ठीक है ना, ये लाइन पे मैं चलता जा रहा हूँ इस प्लेन के पैरेलल, तो कहीं ना कहीं जाके इसको मिल जाएगी। ये नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये तो पैरेलल वेक्टर की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो एनी पॉइंट लेट्स से P, उसको लिखा क्या जाएगा, एनी पॉइंट इज नथिंग बट a प्लस लैम्डा b वेक्टर से। a इज नथिंग बट 1 3/2 और 2 प्लस लैम्डा b इज नथिंग बट दिस पैरेलल 2 -2 और 4। तो लैम्डा के टर्म्स में आपके पास P पॉइंट आ गया। अब वो P पॉइंट को आप क्या कर लो, इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा लो, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। अब लैम्डा अगर आपको मिल गया तो पॉइंट अगर आप देखो तो पॉइंट लिखा हुआ है ना ये फॉर्म में, बस लैम्डा पुट कर दो, वैल्यू पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, जो कि बच्चे यूजुअली एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये तो बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स बताने कितने लोकल मैक्सिमा मिनिमा के हैं। तो आप क्या कर लो, सिंपल सिंपल डिफरेंशिएट कर डालो। यहाँ पे f' कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो -3/4 इंटू 4x³ -8 इंटू 3x² -45/2 इंटू 2x, ठीक है। ये हो जाएगा -3x³ -24x² -45x, ठीक है ना, f'। तो यहाँ से आपके क्या करना क्या है, पॉइंट्स कितने हैं, रूट्स निकाल लोगे, खत्म, और कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो बेटा अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे, अब ये क्वेश्चन में क्या दिया, 1 + sin x अपॉन 1 + y dy/dx इज माइनस ऑफ cos x। तो अगर आप देखो ना, तो ये पूरा फंक्शन एक y में और पूरा x में लिखा जा सकता है। सो दिस कैन बी एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, इनको अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है।
तो ये बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू dx माइनस ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो बिल्कुल ये तो इसका डेरिवेटिव लिखा है, तो ये तो बहुत प्यार से क्या बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन का डिफरेंशियल cos ऊपर बना है ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो अगर इसको आप वहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, तो ये फंक्शन आपके पास बन गया। अब y, अब c कैसे निकालोगे आप, कंस्टेंट आपको दिया है y ऑफ 0 इज 1, तो y को 1 रखो 0 रखो, तो c की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। ठीक है ना, तो c की वैल्यू 2 आ गई। अब c की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, तो 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 ये वैल्यू y की आ जाएगी। तो एक बार आपके पास अगर y आ जाता है, वंस यू हैव y विथ यू, अब इन्होंने जो जो चीजें बोली आप वो निकालें, a और b बता दें क्या क्या होगा। ठीक है ना, तो आई गेस दिस वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब जो आसान से आसान क्वेश्चन बना सकता था ना जेई, उन्होंने वो बना दिया है आपके लिए। ठीक है ना, सो दिस इज अ केक वॉक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो मैं अप्रोच आपको बताने वाला हूँ, आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन होते हैं जो जिनका ग्राफ आप बना सकते हो, तो क्यों ना ग्राफिकली फटाफट एरिया निकाला जाए। सो लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। तो मैं सिर्फ इसको लेके बैठता हूँ, मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप बाहर के मॉड को भूल जाओ, अंदर का मॉड देखो। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 क्या खुलेगा, ये खुलेगा एक्स माइनस 1 या माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, जब एक्स 1 से बड़ा होगा या एक्स 1 से छोटा होगा, कहीं पे भी इक्वालिटी लगा दो। उसकी दो डेफिनेशन खुलेगी, दो परिभाषा। ये खुल गई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये खुल गया 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है। उसकी डेफिनेशन क्या खुल जाएगी, 1 जब x 1 से बड़ा है, और इसकी डेफिनेशन खुलेगी 1 माइनस 2x का मॉड जब x 1 से छोटा है। तो 1 माइनस 2x की डेफिनेशन क्या खुलेगी भैया, ये खुल जाएगी 1 माइनस 2x, देखो 1 माइनस 2x जब 1 माइनस 2x 0 से बड़ा है। ठीक है ना, ओके। तो मतलब 2x 1 से छोटा है, मतलब x हाफ से छोटा है। तो इसकी डेफिनेशन को अब मैं और खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी और डेफिनेशन 1 जब x 1 से बड़ा है, और डेफिनेशन क्या हो जाएगी 1 माइनस 2x जब x की वैल्यू हाफ से छोटी है, और हाफ से 1 के बीच में, अब हाफ से 1 के बीच में आप खुद पुट करके देख सकते हो वैल्यूज। 3/4 अगर आपने इंसर्ट कर लिया तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव खोलना चाहिए ना, 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो एक बार अगर आपके पास परिभाषा आ चुकी है, वंस यू हैव द डेफिनेशन विथ यू, तो आपको करना क्या है, 1 2x माइनस 1 1 माइनस 2x आपके पास डेफिनेशंस है। ओके, हाफ से छोटे के लिए। ओके, तो अब इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो ग्राफ जब मैं इसका बना रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स लेने वाला हूँ मैं, 0 हाफ 1 और ये 2। अब देखो हमें क्या करना था, 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना था। तो मेरे पास डेफिनेशन 1 थी, कांस्टेंट डेफिनेशन थी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक। फिर 0 से अगर हाफ की मैं बात करता हूँ, तो 0 से हाफ के बीच में, सॉरी हाफ से 1 के बीच में मेरी डेफिनेशन थी 2x माइनस 1। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2x माइनस 1 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और 1 माइनस 2x बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो निकाल नहीं सकते क्या आप, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये एरिया 1 हो जाएगा। तो हाफ प्लस 1 3/2 आ जाएगा। सिंपल लॉलीपॉप सा क्वेश्चन हो गया, खत्म। नेक्स्ट, ओके ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो भाई कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब होता है अगर P इंप्लाई करता है Q, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। मतलब अगर P होगा तो Q होगा, अगर Q नहीं होगा तो P नहीं होगा, ये इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। सो इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम, लेट्स से दिस इज अ P स्टेटमेंट फॉर यू, और आई विल गेट द ट्रेन ये Q स्टेटमेंट है आपके लिए। तो इसने क्या बोला, अगर Q नहीं होगा तो P नहीं होगा। तो Q नहीं होगा मतलब आई विल नॉट गेट द ट्रेन, आई विल नॉट गेट द ट्रेन। तो कौन से ऑप्शन है, ए खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, तो आई विल नॉट गेट द ट्रेन, देन आई
विल नॉट रीच द स्टेशन। तो इसने डी अगर आप ऑप्शन देखो तो क्या लिखा है, देन आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो बी आ जाएगा आई डोंट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, तो दोनों का डोंट। नेक्स्ट में आ जाते हैं अभी फटाफट फटाफट। क्या लिखा है, बॉक्स 1 कंटेन्स 30 कार्ड्स। पहले बॉक्स के अंदर 30 कार्ड्स हैं और उनकी मार्किंग करी हुई है 1 से 30। बॉक्स 2 के अंदर 20 कार्ड्स हैं, मार्किंग करी हुई है 31 से 50। एक बॉक्स आपने रैंडमली उठाया है, उसमें से कार्ड रैंडमली उठाया। अब आपको बताना है कि अगर कार्ड के ऊपर नंबर जो है वो नॉन प्राइम आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पहले बक्से में से आया होगा। तो हम कर लेते हैं। बॉक्स 1 में हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बॉक्स 1 के अंदर, बॉक्स 1 के अंदर आपको दिया हुआ है कि देयर आर 30, ठीक है ना, देयर आर 30 कार्ड्स, 30 कार्ड हैं। तो नंबरिंग हम कर लेते हैं, क्या क्या नंबरिंग हम कर पाएंगे। तो 30 कार्ड में अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितने नॉन प्राइम होंगे और कितने प्राइम होंगे। तो अगर आप प्राइम नंबर्स लिस्ट डाउन कर दो आपका काम हो जाएगा, प्राइम जल्दी लिखे जा सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 27 नहीं होता 29, ठीक है ना। तो गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्राइम 10 है, नॉन प्राइम 20 हो जाएंगे। फिर बॉक्स 2 ले लेता हूँ मैं, बॉक्स 2 में 31 से शुरू करते हैं, तो उसमें प्राइम लिख लेता हूँ मैं एक बार। तो प्राइम अगर आपने लिखना शुरू कर दिया 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 39 41 हो जाएगा, 43 43 हो जाएगा, 45 47 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। तो उसमें से 5 आ गए, 49 नहीं होता। और नॉन प्राइम कितने हो जाएंगे, 15 नॉन प्राइम हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के प्राइम हो जाए, सॉरी नॉन प्राइम हो जाए, आपको दिया गया है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉन प्राइम, सॉरी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बॉक्स गिवन इट इज नॉन प्राइम, ये आपको निकालना है। तो मुझे क्या पता है प्रोबेबिलिटी, पहले तो नॉन प्राइम की निकालो भाई, नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई मान लो प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 में से आ जाए, नॉन प्राइम बॉक्स 1 में से आ जाए, प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 के सिलेक्ट होने की, प्रोबेबिलिटी नॉन प्राइम सिलेक्ट होने की बॉक्स 2 से। तो प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 की क्या आ जाएगी आपके पास, पहले तो हाफ, भाई बॉक्स 1 या बॉक्स 2 कोई भी उठा दो ना, दोनों की इक्वल वेटेज है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 50 कॉइन एक साथ है, ठीक है ना। ओके, तो क्या आ जाएगा, हाफ इज अ प्रोबेबिलिटी, और इसमें से नॉन प्राइम की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, इसकी भी हाफ, इसकी कितनी है प्रोबेबिलिटी 3/4, क्यों 15/20 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1/3 प्लस 3/8, तो ये आ जाएगा 8 + 9 17/24। नेक्स्ट अब आपको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी गिवन ब्लॉक 1 में से नॉन प्राइम निकला है। तो ब्लॉक 1 में से नॉन प्राइम निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3/17/24, तो 8/17 आ जाएगा। फेयरली इजीएस्ट क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन जो बन सकता था तो इन्होंने बना दिया, ठीक है। केक वॉक, अगेन आई से केक वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। a की बार x b की बार -x c x² 2ax + c दिया हुआ है, -1 से 1 1 से 3 3 से 4। इसमें थोड़ा सा डेटा कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड है मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अभी बच्चों की तरफ से जितना फीडबैक आया है उतना हमने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। बाकी जे का पेपर आ जाएगा तो ऑफिशियल एनटीए के थ्रू, तो हम देख पाएंगे उसमें क्या एक्चुअली क्वेश्चन था। तो इसमें बच्चों ने दिया था कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन था, आपको f'2 प्लस f'0 दिया हुआ था, आपको a b c का वैल्यूज के बीच में कुछ रिलेशन पूछा हुआ था, ओके। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। कंटिन्यूटी कहाँ का चेक होगी बताओ, 1 पे चेक हो जाएगी, डेफिनेशन बदल रहा है, और 3 पे चेक हो जाएगी, कंटिन्यूटी 1 और 3 पे चेक होगी, और उसी तरीके से 1 और 3 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक हो जाएगी। और अगर f'0 और f'2 पूछा है तो बिल्कुल प्यार से f'0 यहाँ से निकाल लेना, f'2 यहाँ से निकाल, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट दिस क्वेश्चन। अब आपको वेक्टर का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा है, ABC 3 यूनिट वेक्टर है सच दैट, ये आपको दिया हुआ है। तो कभी भी बेटा आपको एक चीज हमने जब पढ़ाते हैं रेगुलर क्लास में तब बताते हैं कि क्या होता है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर इज नथिंग बट a डॉट a, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना, a डॉट a पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो, तो अगर मैं बोलूँ मॉड ऑफ a - b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a - b डॉट a - b, तो क्या लिखा जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर -2a डॉट b। फिर आपके पास ये वैल्यू आपको दी हुई है 8। अब आपको पता है ABC यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा साथ ही साथ आपको दिया हुआ है a - c, तो ये हो जाएगा a - c डॉट ऑफ a - c। तो अगर मैं वो खोलूंगा तो ये मॉड ऑफ a खुलेगा, मॉड ऑफ c खुलेगा,
-2 a डॉट सी खुलेगा। तो ये वैल्यू दोनों का एडिशन जो है मिला के 8 के बराबर है। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये 1 2 3 4 4 वैल्यू हो गई। तो 4 किसके बराबर आ गया? -2 टाइम्स a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ओके, तो ये वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी a डॉट बी और a डॉट सी की। अब ये आपको पूछा हुआ है तो ये क्लियरली दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। एक सेकेंड, हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं। a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4b का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर a स्क्वायर हो जाएगा 1, 2c स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4a डॉट बी हो जाएगा प्लस 4a डॉट सी हो जाएगा। अब ये 8 और 2 10, ये एक्सप्रेशन 10 के बराबर है। तो 10 प्लस 4 a डॉट बी a डॉट सी -2 के बराबर है। तो आंसर बिल्कुल प्यार से 2 आ जाएगा। तो मतलब ये बोल सकते हो आप, जिस बेसिक जिन्होंने वेक्टर 3D भी अगर पढ़ा है तो उनसे भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देयर वाज नथिंग ग्रेट अबाउट द क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लेट a क्यूब प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 के बराबर है। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 10k। तो इसमें दिया हुआ है कि जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो ये है। तो कौन सी है पहले वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, tr प्लस 1 लिखते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, tr प्लस 1 इज ncr। फर्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, ax की पावर 1/9 इंटू 10 माइनस आर, और बी एक्स की पावर 1 माइनस 1/6 की पावर आर। ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपके पास आर। अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, ज्यादा कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ x की वैल्यू, x की जो एक्सपोनेंट है वो कब जीरो हो रहा है वो निकालना था। 10 माइनस आर अपॉन 9 आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्लस सॉरी ये x की पावर में है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -r/6 इज इक्वल टू 0। तो ये ले लो आप। तो ये कब हो जाएगा, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लोगे तो 3 आ जाएगा। तो 20 माइनस 2r माइनस ऑफ 3r इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ जाएगी 4, बहुत प्यार से। अब r की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बिल्कुल प्यार से 10c4 a की पावर 6, है ना, और b की पावर 4। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। a क्यूब और b स्क्वायर दिया है और a क्यूब और b स्क्वायर का स्क्वायर पूछा हुआ है। तो बच्चा जानता है, सम दिया है, प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो क्या लगा देंगे कॉन्सेप्ट, AMGM का कॉन्सेप्ट लगा देंगे ना आप। तो a क्यूब प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब बी स्क्वायर रूट से बड़ी हो जाएगी। तो a क्यूब और b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई ना। ठीक है, अच्छा a क्यूब प्लस बी स्क्वायर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 आ गई, क्यों, हमसे यहाँ से मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 आ गई। तो 10c4 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, 10c4 आ जाएगा। तो ये 10k के बराबर है। तो 10c4 आप कैसे लिख दोगे, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज 10 ऑफ k। यहाँ से आपके पास कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 9 8 7, 10 से 10 कट जाएगा, 4 मतलब 24 होगा, तो 8 कट जाएगा 3, तो 7 इंटू 3 k आ जाएगा, 7 इंटू 3 विच इज 21। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन टीडियस है, लेकिन आप आराम से उसको खुद से कर सकते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी करने में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 24th क्वेश्चन। ठीक है ना, नाउ लोकस ऑफ द पॉइंट अवेलेबल इज गिवन बाय दिस where x y ये नहीं हो सकता, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लोकस ऑफ द पॉइंट एंड पासिंग थ्रू दिस इज गिवन बाय दिस। तो अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ठीक है ना। देखो एक चीज आपको मानना पड़ेगा और समझ के चलना पड़ेगा कि जो कोनिक का क्वेश्चन होता है वो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, फिर वो जेई का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, या नॉर्मल अगर आपने किताबें कोई सॉल्व करी अच्छी तो यू विल कम टू नो के जो क्वेश्चन होते हैं कोनिक के वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज्यादा उसमें दिमाग खर्च नहीं होता, लेकिन लंबे होते हैं। तो आप अगर रेडी हैं तो चलें, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक इक्वेशन, ठीक है ना। तो इक्वेशन अगर आप देखो ध्यान से तो कौन सा इक्वेशन दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। और आपको उसने क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लोकस, मतलब मान लो एक कर्व है, अब एक सर्कल है ना जो इसको छू रहा है, ठीक है, कहाँ पे छू रहा है, -1 2 पे इसको छू रहा है, और सर्कल खुद पास कहाँ से हो रहा है, 1, -2 से सर्कल खुद पास हो रहा है। तो आपको बताना है सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल डालूं यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट कर डालो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर वाई डैश प्लस 3xy डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सब में से 3 3 आपने निकाल दिया। अब x की जगह -1 डाल दिया,
y की जगह 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 4y डैश प्लस, अब यहाँ पे देखो आप अगर देखो x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -y डैश प्लस 3y, y की वैल्यू आ जाएगी 6 इज इक्वल टू 0। तो 3y डैश आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ ये 3y डैश मेरा आ रहा है यहाँ से सॉल्व करने पे, अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू और ये था 4, 1 + 4y डैश -y डैश, ओ 3 तो कट गया है तो 2 आना चाहिए ना बेटा, 2 आ जाएगा। तो y डैश मेरा आ रहा है -3 के बराबर, तो y डैश मेरा आ रहा है -1। अच्छा तो स्लोप -1 के बराबर आ रही है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लोगे आप। अच्छा खास बात और एक अच्छी चीज देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने लिख लिया, अब आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लो। इक्वेशन ऑफ, देखो इस स्टेप के बाद हम 2 रास्तों पे जा सकते हैं, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला रास्ता जो आप सोच सकते हो वो क्या सोच सकते हो कि यहाँ से मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दूंगा तो वो क्या करेगी, सेंटर से पास कर जाएगी। अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्कल के सेंटर निकाल लो, जो सेंटर इसके साथ मैच कर जाए आपका ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ से जो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी उसको यहाँ के सर्कल्स के सेंटर को सेटिस्फाई करना ही करना है। अगर देखो तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा y + ½ का होल स्क्वायर, एक सर्कल का सेंटर ये आ जाएगा। ठीक है ना, या -g - f से निकाल लो आप तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 2gx है, तो सेंटर यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास -1, -½ यहाँ से निकाल लो, -g - f, ये -6 -3, यहाँ से सेंटर निकाल लो, यहाँ से सेंटर आपके पास आ जाएगा -g आ जाएगा -2 -f -1, और लास्ट वाला अगर हम निकालना चाहें तो नेक्स्ट लास्ट वाला कैसे निकलेगा, 2 और 1, 2 और 1। ठीक है ना, तो विल गेट 2 और 1 यहाँ से। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे ना, मैंने सबके सेंटर निकाल लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप कैसे निकालोगे, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 हो जाएगा, तो y - 2 = 1 × x + 1। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x - y + 3 = 0, x - y + 3 = 0, x - y + 3 = 0। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखूँ तो बिल्कुल, अरे बम्बई आ गया, आपका काम खत्म। x का वैल्यू -6 आ जाएगा, y - 3 तो +3 + 6 = 0, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आ गया। तो एक रास्ता ये है, ये बहुत शॉर्टकट था, फटाफट आपने कर लिया। थोड़ा सा लंबा रास्ता इसका क्या है दूसरा, मैं आपको बता दूं। अब आपके पास यहाँ पे था नॉर्मल, आपके पास था स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, फिर से मैं एक बार कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ ऐसा सा कर्व था, एक सर्कल था मेरे पास। अब मुझे ये पॉइंट पता है, ठीक है ना, मुझे पॉइंट पता है, ये पॉइंट है मेरे लिए -1, 2, और ये वाला पॉइंट पता था 1, -2। अब आप क्या कर लो पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लो टेंजेंट की, और s + λl से सर्कल की इक्वेशन लिख डालो। ठीक है ना, s + λl से जब आप सर्कल की इक्वेशन लिख डालोगे, या ठीक है ना, s मतलब यहाँ पे सर्कल एक कर्व है, c + λl। अब इस कर्व को, ठीक है ना, इस कर्व को c + λl = 0, दिस कर्व हैज टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 1, -2। तो वहां से आपको लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी और आप कर लो। ठीक है, बट ये लंबा मेथड है, आई डोंट प्रेफर दिस। मैंने आपको मेरा फेवरेट मेथड बता दिया, आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्ली द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इस पेपर का क्या लिखा है, देखो हमने इतना हार्ड वर्क करा है, सारी जगह से कलेक्ट कर करके आपको 25 के 25 क्वेश्चन ला के दे दिए। कहीं भी आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, बट और 25 क्वेश्चन आ रही है। So let's take this question. If ax square plus bx plus c is equal to 0 does not have two distinct roots, then the least value of 3a plus b is equal to। तो अब मुझे क्या बोला, इसका डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं है दो, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से छोटा होगा। बट दो डिस्टिंक्ट के लिए तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² - 4a × c दैट इज 6 लेस देन 0। तो b² - 24 a की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या क्या पता है, बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। अब मेरे को ये चीज मालूम है कि 3a + b की लीस्ट वैल्यू, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो मेरा a होगा वो b² / 24 से तो बड़ा ही होगा, है ना। अच्छा, तो अब मुझे निकालना क्या है, a का वैल्यू कम से कम क्या होगा, a का लीस्ट वैल्यू मतलब इसका लीस्ट वैल्यू,
3a प्लस बी का लीस्ट कब आएगा? जब a का लीस्ट होगा तो a का लीस्ट क्या है? बी स्क्वायर बाय 24 लीस्ट है, तो मुझे 3 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 24 प्लस बी का कम से कम वैल्यू निकालना है। अब a तो मैंने मिनिमाइज कर दिया, अब b मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 8 प्लस बी। अब इसको कैसे करोगे आप? बहुत आराम से कर लोगे ना, बी स्क्वायर प्लस 8b बाई 8, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर प्लस देखो 8 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? b प्लस 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो b प्लस 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए प्लस 16 करना पड़ा, तो माइनस 16 भी कर दें आप, बाई 8 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? b प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ऑफ 2। तो कम से कम जो वैल्यू मेरे पास आ सकती है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ सकती है 0 और इसकी -2। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? -2। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेपर को कंक्लूड कर लिया है। दिस इज हाउ वी कंक्लूड द पेपर। यहाँ पे पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर में से आपको क्या देखने मिला? इस पेपर में हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको ज्यादा पूछे गए थे ये पेपर में, वो ज्यादातर क्वेश्चन थे नंबर बेस्ड, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा जिनमें निकालनी थी, जिसमें यूजुअली एएम जीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ खास इसमें दिखाई नहीं दिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं पेपर को एनालिसिस करूं और पेपर को रेट करूं, सो आई रेट 4 आउट ऑफ 10, 4 इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है ना। तो डिफिकल्टी में मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 देता हूँ। जेई का पेपर हम उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, अच्छों को चौंका देता है। इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी द पेपर वाज दिस टाइम वेरी इजी, बहुत आसान सा पेपर था। हाँ, लेंदी अगर आप बोलते हैं तो लेंदी कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस यूजुअली होते हैं, तो एक दो क्वेश्चन लेंदी थे, बट पेपर बहुत आसान था। इट वाज अ केक वॉक, ठीक है ना। द पेपर वाज द इजीएस्ट आई वुड से, ठीक है ना। आसान से आसान पेपर हो सकता है, बहुत आसान पेपर था। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो आप, पेपर अगर आपका आसान निकला है या किसी और शिफ्ट का डिफिकल्ट निकला है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका पेपर आसान निकला वो ऊपर चला जाएगा, आप नीचे चले जाएंगे। होता क्या है, हर शिफ्ट का पेपर कोई आसान हो कोई डिफिकल्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटाइल रैंकिंग देखी जाती है। भाई आप थर्ड है तो पेपर डिफिकल्ट हो या पेपर आसान हो आप थर्ड है। हाँ, क्या इफेक्ट करेगा? देखो मैं एक चीज बताऊं, बहुत ध्यान से समझना, बाकी लोग आपको नहीं बता पाएंगे, ये सब बोलेंगे कि बेटा पेपर आसान होगा पेपर डिफिकल्ट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। अगर आपका पेपर इजी था तो कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट को फायदा होगा? जिसने प्रिपरेशन कम की थी। क्यों कम प्रिपरेशन वाले को फायदा होगा? क्योंकि प्रिपरेशन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी, पेपर आसान था। किसके लिए लॉस होगा? जिसने प्रिपरेशन ज्यादा की थी, प्रिपेयर्ड अ लॉट। और उसमें भी खास करके किसको लॉस होगा? जिसने सिली मिस्टेक्स कर दिया एग्जाम में। तो एक बच्चा जिसने कम प्रिपरेशन की थी, उसने मिस्टेक्स अगर नहीं की है, पेपर को अटेम्प्ट किया, तो पूरा पेपर उससे बन गया होगा। और किसने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की थी लेकिन सिली मिस्टेक्स कर लिए, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसका कैलिबर बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे थे, उसने 2 साल रिगरस प्रिपरेशन की थी आईआईटी जेईई की, लेकिन सिली मिस्टेक्स कर दी, तो ये बच्चा पीछे हो जाएगा। तो इजी पेपर, अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आप कभी भी ऐसा ना प्रे करें कि पेपर आसान है। आप प्रे करोगे पेपर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट निकले, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर होगा तभी आप अपना कैलिबर शो कर पाओगे, आपका प्रिपरेशन उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो एरा गैरा नथु गैरा हर कोई पेपर कर लेगा, आपकी 2 साल की मेहनत कहाँ काम आएगी? इज इट क्लियर? तो पेपर अगर आसान होता है तो जिसने कम प्रिपरेशन की है उसको बहुत फायदा है, और जिसने बहुत प्रिपरेशन की है उसको नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक्स कर दी, या पेपर को लाइटली ले लिया, या पेपर में कॉन्सेंट्रेशन उसका थोड़ा सा कम हो गया, उसको बहुत नुकसान होगा। तो इजी पेपर में हम कभी भी कैलिबर नहीं देख पाते। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ द चाइल्ड? क्या बच्चा बहुत होशियार है उसका अच्छा मार्क्स है, या बच्चा कमजोर है उसका बहुत अच्छा मार्क्स है? तो आप पेपर से जज नहीं कर पाएंगे, कि पेपर से हम नहीं जज कर पाते कि बच्चा बहुत होशियार था इसलिए इसका अच्छा रैंक है। इज इट क्लियर? तो अगर इजी पेपर निकलता है तो आपके लिए नुकसान है, इट्स अ लॉस फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयर्ड वेरी रिगरसली फॉर 2 years. नाउ इफ आई से इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, अगर पेपर डिफिकल्ट निकलता है तो आप अपना कैलिबर शो कर सकते हो, आप अपना परसिवरेंस दिखा सकते हो, आप अपना हार्डवर्क दिखा सकते हो, पेशेंस दिखा सकते हो। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट निकला है तो जो बच्चे की प्रिपरेशन लेस है वो स्कोर नहीं कर पाएगा।
इज इट क्लियर? तो पेपर आसान निकला तो एक्चुअली लॉस है आपके लिए, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट निकलना चाहिए, बट जैसा भी निकला ऑल द बेस्ट इज फ्रॉम माय साइड। आगे के पेपर्स के लिए आप बहुत अच्छा करें, ठीक है, और मेहनत करते रहें। थैंक यू।